How are you all? I hope you all are fine. Now today I am going to teach Standard 8 chapter number 2 Microorganisms, Friends and Foe. Okay, so this is the third video lecture of our chapter, and in the previous video I have already taught about the microorganisms. उसमें हमने देखा कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली कैसे बिहेव करते हैं, तो वही हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, बट हम अभी फिलहाल किस टॉपिक पे पढ़ रहे थे, कैसे हमको माइक्रोऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल होते हैं। ओके, तो वही हमारा लास्ट टॉपिक है। बेनिफिशियल में ही हमारा लास्ट पॉइंट है क्लीनिंग द एनवायरमेंट। माइक्रोऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट क्लीन करने में कैसे हेल्पफुल रहते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया कि जैसे कि प्लांट से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, जितने भी हमारे गार्डन में, हाउसेस में वगैरह जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करने में और उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि सम बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म वगैरह जो है, तो वो हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट को वो डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके रिलेटेड हमको एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 में क्या है, दो पोट लेंगे, पोट ए एंड पोट बी। ओके, दोनों पोट के अंदर हम सोइल फिलअप करेंगे और सोइल फिलअप करने के बाद उसमें हम एक पोट में क्या डालेंगे, प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट। ओके, पोट ए जो है उसमें हम डालेंगे प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट, और पोट बी में हम डालेंगे, क्या डालेंगे, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोतल और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज। ये सब हमको डालना है पोट बी में। अब हमको उसको ऑब्जर्व करना है। कब उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, आफ्टर 3 to 4 वीक्स। जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हमको देखने को क्या मिलेगा, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पोट्स। क्या दोनों पोट्स के कंटेंट में हमको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली यस। एक में जो था ऑर्गेनिक वेस्ट था जो डिकम्पोज हो जाएगा आफ्टर 3 to 4 वीक्स, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छे से सोइल के साथ मिक्सअप हो जाएगा। और दूसरा जो पोट था, पोट बी, उसमें हमने डाला है पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक। ये नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो वो कभी डिग्रेड नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, तो वो एज इट इज हम 3-4 वीक के बाद भी हम खोल के देखेंगे तो वो एज इट इज हमको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस हमको दोनों पोट में देखने को मिलेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे समझा है, पोट ए डिकम्पोज हो जाएगा और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पोट बी में कोई डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब अगेन हम यहाँ पे पढ़ते, did you notice that in pot B the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such changes? क्या आपने नोटिस किया कि वहां पे कोई चेंजेस नहीं हुआ? क्यों चेंजेस नहीं हुआ? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे और इसीलिए वो डिकम्पोज नहीं हुए और मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुए। दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, इसीलिए वहां पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। चलिए ये पैराग्राफ में लाइन टू लाइन पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रीज ऐसे ही गिर जाते, कभी तूफान के कारण कभी ट्रीज गिर जाते, या तो कोई कट करके चला जाता है, तो वो लार्ज अमाउंट बिग ट्रीज होते हैं, या तो फिर कोई बड़ा एनिमल होता है जो ऐसे ही डेड होके पड़ा रहता है ग्राउंड में। धीरे धीरे आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिन के बाद, तो वो ऑलरेडी वहां से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। वाई? क्योंकि वो धीरे धीरे सोइल के साथ मिक्सअप होके डिकम्पोज हो जाता है और वो मैन्योर में कन्वर्ट होता है। बट ये काम करता कौन है? ये काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल रहता है। ये पॉइंट में यही समझा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करते। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारे रोड साइड में कहीं भी पड़े हो, उसको डिकम्पोज करके वो सोइल के साथ उसको मिक्सअप कर देता है और वहां पे वो जो वेस्ट होगा वो डिसअपियर हो जाएगा और हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो जाएगा, और हम जो डिजीज फैलती है उसके रिलेटेड उससे भी हम बच सकते हैं। बट कोई कोई वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि जो डिग्रेड नहीं हो सकते, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, जैसे कि प्लास्टिक है
या तो फिर ग्लास से, ऐसे सब्सटेंस है वो डिकम्पोज नहीं हो सकती इजीली। तो बेसिक सब्सटेंस को इसीलिए बोला गया है कि बेसिक सब्सटेंस को अलग रखना चाहिए, उसको रिसाइकल के लिए भेज देना चाहिए, उसको क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते, तो उसको रिसाइकल करने के लिए या तो फिर रीयूज करना चाहिए, उसको ऐसे ही कहीं फेंकना नहीं चाहिए। ओके, this is because the microorganism decompose dead organic waste of plant and animals, converting them into simple substance. These substances are again used by other plant and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. आ गया समझ में? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं उसको डिकम्पोज करके एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। ओके, तो यहाँ तक था हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो हमको बेनिफिशियल इफेक्ट मिलते हैं वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? ओके, तो ये पॉइंट अब हम पढ़ेंगे। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human being, plant and animal. Okay, microorganisms हमारे लिए बहुत वेज में हार्मफुल है। बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वायरस हुआ तो हम उसको वायरल इन्फेक्शन बोलते, बैक्टीरिया से कोई डिजीज हुई तो हम उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलेंगे, अगर फंगस से कोई डिजीज हुई तो हम फंगल इन्फेक्शन। तो दीज आर द काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं बट एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी वो हार्मफुल होते हैं। ओके, नाउ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। ओके, जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग, लेदर एक्सेट्रा। फूड को, क्लॉथिंग को और लेदर, यहाँ पे ज्यादातर आप लोग देखोगे तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर फूड को अफेक्ट करेंगे, क्लॉथिंग को अफेक्ट करेंगे, लेदर को। ज्यादातर फंगी जो होती है वो ज्यादातर फूड को भी वो हार्मफुल कर देता है, क्लॉथिंग को एंड लेदर को भी, क्योंकि अगर कोई भी लेदर क्लॉथ्स होते या तो फिर कोई क्लॉथिंग्स होते ऐसे ही एज इट इज पड़े रहते बहुत टाइम के लिए, और वहां पे मॉइस्चर लगने के कारण वहां पे फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमारे फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर सबको वो हार्मफुल करता है। नाउ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। कौन कौन सी डिजीज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम से ह्यूमन में होती है? पैथोजेन सेंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस, मैंने बोला था पैथोजेंस हम किसको बोलेंगे? डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। वही पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कहाँ से होते हैं? जो एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते वहां से वो एंटर हो सकते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, हम पानी पीते वहां से भी वो एंटर हो सकते हैं, या तो द फूड वी ईट, खाना खाते वहां से भी हमको इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल। डायरेक्टली हम कोई इन्फेक्टेड जो दूसरे पर्सन होते हैं उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन लग गया है और उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या तो शेक हैंड करते या तो वो स्नीज करते तो उसके एयर ड्रॉपलेट्स होते वो हम तक पहुंचते और वो हमको इन्फेक्शन पहुंचने के चांसेस रहते। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि हम जब स्नीज करते या तो हमको कफिंग होता है तब हम यहाँ पे हमारे नाक और मुंह के आगे हैंकरचीफ रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरों को वो इन्फेक्शन ना लगे। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. जो भी पैथोजेंस होते, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, वन पर्सन टू अदर पर्सन जब ट्रांसफर होते, को कौन से कैरियर थ्रू, या तो कोई एयर, वाटर, फूड, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि हम शेक हैंड करते, पास में बैठते, ऐसा कोई भी फिजिकल कांटेक्ट होता है, तो जब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो जब डिजीज ट्रांसफर होती है, ऐसी डिजीज को हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। इसको हम गुजराती में चेपी रोग बोलते हैं। जो भी चेप से एक दूसरे के चेप लगने से ये डिजीज होती है, वैसी डिजीज को हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल दिए कोलेरा। कोलेरा आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था, कोलेरा में क्या होता है, ज्यादातर हमको
डिसेंट्री मतलब डायरिया एंड वोमिटिंग और साथ में फीवर। तो ये इसके सिम्टम्स है। कॉमन कोल्ड आप लोगों को आइडिया है व्हाट इज कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम नॉर्मली होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। चिकन पॉक्स जो हम लोगों को अछोपड़ा बोलते हैं गुजराती में, उसको हम क्या बोलेंगे, चिकन पॉक्स। एंड ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। ओके, when a person suffering from a common cold sneeze, fine droplet of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। कोई भी पर्सन को जब सिंपल कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, जब वो स्नीज करते, छींक खाते, तब उसके स्नीजिंग में बहुत सारे छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वही ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे वायरस प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरस प्रेजेंट होते हैं जो एयर में स्प्रेड होते हैं। The virus may enter the body of a healthy person by breathing and cause infection। वही जो एयर में ऑलरेडी वायरस प्रेजेंट होते हैं वो फिर दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं और वो दूसरे पर्सन थ्रू वो डिजीज ट्रांसफर होती है। ओके, there are some insects and animals which act as a carrier of disease causing microbes। हाउसफ्लाई इज वन सच कैरियर। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो कैरियर की तरह काम करते, मतलब डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते। फॉर एग्जाम्पल हाउसफ्लाई। हाउसफ्लाई का आप लोगों को पता है, कभी खाना हम क्यों खुला नहीं रखते, क्योंकि हाउसफ्लाई कहीं भी बाहर से बैठ के आती है, फिर वो हमारे खाने पे बैठती है, और वो जो बाहर से डिजीज लेके आती है वो हमारे फूड या तो वाटर या तो कोई भी हमारी चीजें होती है उसमें ट्रांसफर करती है। फिर जब वही खाना हम खाते हैं तो हमको उसका इन्फेक्शन लग जाता है। तो हाउस फ्लाई है वो कैरियर है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। the fly feeds on the garbage and animal excreta, pathogens stick to their bodies। जब भी हाउस फ्लाई होती है वो बाहर कहीं भी बैठती है, जैसे कि कोई गार्बेज कचरा पड़ा हो या तो फिर एनिमल एक्सक्रीटा। जो एक्सक्रीटा मतलब आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया, मैंने समझा दिया एक्सक्रीटा किसको बोलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं। वहां पे जाके वो बैठती है, फिर वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाउस फ्लाई की बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। फिर वही हाउस फ्लाई हमारे घर पे आती है, फिर हमारे खाने पे बैठती है, फिर वो खाना हम खाते हैं और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और उसके कारण हमको बहुत सारी बीमारी लग सकती है। ओके, now whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food। इसीलिए बोला गया है कि खाना हमेशा कवर करके रखो और अनकवर्ड फूड जो बाहर भी मिलता है वो कभी हमको खाना नहीं चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। देखो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए। ज्यादातर ये चीज याद रखना, जो मेल मॉस्किटो होते वो कभी एनिमल्स को या ह्यूमन बीइंग को या किसी को सक नहीं करते, वहां पे ब्लड सक नहीं करते। ज्यादातर जो मॉस्किटोज बाइट करते वो फीमेल मॉस्किटोज ही होते। और यहाँ पे दो स्पीसीज के नेम दिए, एक है एनोफिलिस मॉस्किटो और यहाँ पे दूसरा नाम दिया है फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब हमको काटता है तब हमको कौन से डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं। और जब फीमेल एडिस मॉस्किटो हमको बाइट करता है तब हमको डेंगू जैसे वायरस लगने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की बुक में क्वेश्चन पूछा है कि नेम द मॉस्किटोज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। तो आपको आंसर देना है कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड फीमेल एडिस मॉस्किटो। एक एनोफिलिस है वो मलेरिया को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है और जो एडिस मॉस्किटो है वो डेंगू जैसे वायरस होते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है। ओके, तो यहाँ तक जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे हार्मफुल इफेक्ट। अब देखो, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ब्रीडिंग मतलब कि एक मॉस्किटो से दूसरे मॉस्किटोज में रीप्रोडक्शन होना। तो ज्यादातर रीप्रोडक्शन मॉस्किटोज में कहाँ होता है, वाटर में। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवे। इसीलिए कहीं भी पानी भरा हुआ नहीं रखना चाहिए हमारे घर के आसपास। हम जहाँ भी हमारा रेसिडेंशियल एरिया हो, हम जहाँ रहते हो उसके आसपास ऐसे ही पानी जमा नहीं रखना चाहिए। ओके, कहीं भी कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट, कोई हमारा फ्लावर पॉट पड़ा हो, कोई टायर ऐसे खुला पड़ा हो, वहां पे अगर पानी भर जाता है
फिर वहाँ पे मॉस्किटोस आते हैं, उसके बीच में ब्रीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है और वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोस होने के चांसेस रहते हैं और वही मॉस्किटो एक जगह से दूसरी जगह जाके हमको डिजीज फैलाते हैं। Now by keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. Okay? तो हमारे सराउंडिंग को हम क्लीन और ड्राई रख के, यानी पानी को कहीं जमा नहीं रखेंगे तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज करनी है, यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है कि ऐसी कौन कौन सी चीज है, ऐसे क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे हम मलेरिया जैसी डिजीज से बच सके। ये आप लोगों को लिस्ट बनानी है। ओके, देखो यहाँ पे एक टेबल है, ये आप लोगों की बुक में टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, हम वन बाय वन पढ़ते। फर्स्ट डिजीज देखो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। आप लोगों को पता है टीबी, जो आप ऑलरेडी सिम्टम्स पता है। यहाँ पे क्या होगा, टीबी में ज्यादातर कफिंग होगा, ओके, स्नीजिंग, बट ज्यादातर इसमें कफिंग ज्यादा होता है। वो किससे होती है, बैक्टीरिया से, इसीलिए वो बैक्टीरियल डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है, एयर से। ओके, तो पहले यही समझाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रिवेंटिव मेजर साथ में समझा दूंगी। मीजल्स, मीजल्स मतलब क्या होता है, जो हम गुजराती में उसको ओरी बोलते हैं, जो बचपन में हमको ओरी निकलती है। कभी कभी हम वैक्सीन नहीं लेते, हमारे चाइल्डहुड में हमने वैक्सीन नहीं ली होती, तो बड़े होके भी हमको मीजल्स होने के चांसेस रहते। वो वायरल इन्फेक्शन है। ओके, और वो भी उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहाँ से होता है, एक जगह से दूसरी जगह एयर थ्रू ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स मैंने समझा दिया, अछपड़ा होता है, उसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, वो भी वायरल इन्फेक्शन है, एक जगह से दूसरी जगह एयर से ट्रांसफर होगा या तो डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट से भी ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। ओके, पोलियो, पोलियो इज ऑल्सो अ वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज है, वो भी एयर और वाटर से ट्रांसफर होता है। अब ये जितनी भी मैंने डिजीज नाम की, टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, ये चारों डिजीज के प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जब भी हमको ये डिजीज लग जाती है, इन्फेक्शन लग जाता है, तब उसको सबसे अलग रखो, आइसोलेशन में रखो। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो अभी हम लोग को जब डॉक्टर्स को पता चलता है कि ये कोरोना का पेशेंट है, तो उसको सबसे अलग रखते, आइसोलेटेड रखते। तो ये डिजीज में भी ये पर्सन को आइसोलेशन में रखना इसलिए जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना लगे। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। उसको दूसरों से अलग रखो, किसी के साथ रखना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन इन सूटेबल एजेस। देखो ये जितने भी डिजीज मैंने नाम दिए, उसके वैक्सीनेशन एक सूटेबल एज पे देने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने एक एज पे उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया, पोलियो का या चिकन पॉक्स का, तो वो फिर इसका इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। नाउ सेकेंड हम लोग टेबल में पढ़ेंगे, दैट इज कोलेरा एंड टाइफाइड। ओके, कोलेरा भी और टाइफाइड भी दोनों एक टाइप का फीवर है, बट कोलेरा में ज्यादातर डायरिया एंड वॉमिटिंग होते हैं, दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। और ट्रांसमिशन किससे होगा, वाटर एंड फूड से। कोलेरा वाटर एंड फूड से, ज्यादातर हम गंदा पानी ड्रिंक कर लेते या तो फिर बाहर का खाना खा लेते, तब कोलेरा लगने के चांसेस रहते। टाइफाइड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फीवर, वो भी पानी से ट्रांसमिट होता है। ओके, तो इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट। पर्सनल हाइजीन, अपने आप को अच्छे से क्लीन रखो, अपनी बॉडी को क्लीन रखो, और सैनिटरी हैबिट्स रखो, मतलब कि हैबिट्स ऐसी रखो कि जब आप स्नीजिंग करते हो, कफिंग होता है, तब आप हैंकरचीफ रखो, मतलब अपने आप को सेफ रखो और प्रिवेंटिव रखो। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। जब भी आप खाना खाओ तो अच्छे से क्लीन करके, उसको वॉश करके फिर ही खाना चाहिए, या तो फिर आप फूड खाते हो तो उसको ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो प्रॉपर्ली कुक्ड हो गया है। अगर वो कच्चा पका होगा तो भी वहाँ पे इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। जब भी पानी पियो तो उसको पानी को बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके फिर पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन, ये कोलेरा और टाइफाइड का भी वैक्सीनेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हेपेटाइटिस ए आप लोगों को मैंने पहले ही समझाया था, जहाँ भी हेपेटिक वर्ड यूज हो तो किसके रिलेटेड बात हो रही है, लीवर के रिलेटेड। ओके, और जहाँ भी कोई भी वर्ड के पीछे ITIS लगता है, मतलब क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हो गई है। तो जब लीवर का इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर का इन्फ्लेमेशन कब होता है, लीवर कब सूजन हो जाती है, जब लीवर में कोई इन्फेक्शन आता है।
लीवर में इन्फेक्शन कब होता है? वायरस से। ये वायरल डिजीज है हेपेटाइटिस ए। ओके, ये डिजीज किससे ट्रांसमिट होती है? वाटर से ट्रांसमिट होती है। और वो प्रिवेंटिव मेजर क्या है उसके? हमको जो भी पानी हम पीते हैं, क्योंकि वो वाटर से ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए हम जो भी पानी पिएंगे उसको बॉइल करके अच्छे से पिएंगे ताकि हमको इसके चांसेस ना रहे इन्फेक्शन के। ओके, नाउ लास्ट डिजीज है वो मलेरियल डिजीज। ओके, मलेरिया आप लोगों को पता है ज्यादातर किससे होता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो थे वो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल से। ट्रांसफर किससे होता है? मॉस्किटो से। मॉस्किटो ट्रांसफर कैसे करता है? मॉस्किटो जब वहां पे पानी में जाके बैठेगा तो जो अमीबा, पैरामीशियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो मॉस्किटो की बॉडी में स्टिक हो जाएंगे। वही मॉस्किटो हमारी बॉडी में लाके उसको स्टिक करेंगे और जब हमको कोई भी फूड या पानी पिएंगे तो वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होगा और फिर हमको मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये कैसे हम लोग यहाँ पे जो मलेरिया जैसी डिजीज है उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट। जब भी हम मॉस्किटोस जैसे मॉस्किटोस का इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते तब हमको वहाँ पे मॉस्किटोस नेट यूज करना चाहिए या तो रिपेलेंट। बहुत सारे आप लोग देखते हो जैसे कि गुड नाइट वगैरह यूज कर सकते हो या तो फिर हाथ में ऐसे सॉल्यूशन भी लगाते जिससे आप लोग मॉस्किटो से बच सके। Spray insecticide and control breeding of mosquito by not allowing water to collect in the surrounding. Now spray insecticide. What is the meaning of insecticide? Insects मतलब के जो जीव जंतु होते हैं उसके insects बोलते हैं। What is the meaning of sides? मतलब killing of insects। जो भी chemicals से जो insects को kill करते हैं वैसे chemicals को हम बोलेंगे insecticide। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए हमारे घर के आसपास ताकि मॉस्किटो हमारे घर में एंटर ना हो सके और बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग ताकि मॉस्किटो हमारे आसपास कहीं भी पानी या कुछ भी हो तो वहां पे वो बैठ ना सके और फैल ना सके। ओके, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक जितना भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी और इसके रिलेटेड पीडीएफ भी मिलेगी जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।